वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। सो गाइज, सिंटेक्स का ये पार्ट 7 वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में जानना क्यों जरूरी है? प्रोनाउन के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंटेक्स में प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स दिए गए हैं और उन रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है और उन रूल को समझने के लिए आपको प्रोनाउन के बारे में समझना ज़रूरी है। तो प्रोनाउन क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, हर टाइप के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप रूल्स को समझ पाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज की इस वीडियो में सारा का सारा मामला क्लियर हो जाएगा प्रोनाउन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं किए? अरे तो कर लीजिए यार, पैसा थोड़ी नहीं लगता है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए मैं आपको बताता हूँ प्रोनाउन के बारे में। देखिए, आपने काफ़ी बार ये पढ़ा होगा प्रोनाउन की जो डेफिनेशन होती है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है, ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। बिल्कुल, प्रोनाउन वही होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, शीला इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि शीला मार्केट जा रही है, शीला बाजार जा रही है। ठीक है, यहाँ पर शीला क्या है? नाउन है। अगर हमें लड़की का नाम पता है शीला तो हमने तो बोल दिया शीला इज गोइंग टू मार्केट। लेकिन अगर हमें उस लड़की का नाम ना पता हो तो शीला की जगह पर हम कोई ऐसा वर्ड लिख देंगे जो कि शीला के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? शी इज गोइंग टू मार्केट। शी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। अगर शीला का नाम हमें नहीं पता है तो हम बोल सकते हैं शी इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। ठीक है, तो इस नाउन की जगह पर ये जो शी का यूज हुआ, यही क्या हो गया? यही है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन जो है टोटल वैसे तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में टोटल 9 प्रकार के प्रोनाउन बताने वाला हूं जिनको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिंटेक्स में प्रोनाउन से रिलेटेड रूल को समझने के लिए। ठीक है, तो प्रोनाउन के जो टाइप होते हैं उनमें से है, जैसे एक हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, इसके बाद आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और लास्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इन सारे प्रोनाउंस के बारे में आइए हम वन बाय वन जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, पर्सनल किस वर्ड से बना हुआ है? पर्सनल वर्ड जो बना हुआ है वो बना हुआ है पर्सन से। पर्सन यानी कि व्यक्ति। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन हुआ जो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, मनुष्यों के लिए यूज किया जाता है। व्यक्तियों के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब व्यक्तियों में जो है पर्सन यानी कि जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो देखिए, पर्सन, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, स्पीकर, बात करने वाला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है वो होता है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा उससे एक पेन ले लो, मैंने तुमसे कहा उससे एक पेन ले लो, या फिर मैंने तुमसे कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, उसके बाद तुम यानी कि यू सेकंड पर्सन हो गया, उसके बाद थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही वह एक अच्छा लड़का ही, वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन आता है वो आता है आई और वी। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जितने भी प्रोनाउन हैं उनको अगेन 3 केस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। ये केस क्या होता है? ये सेंटेंस में अलग अलग पोजीशन पर यूज करने के लिए केस बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आई सब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज करना होता है सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव केस है मी, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना होता है सेंटेंस में। और पोसेसिव केस है माई, इसको अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए सेंटेंस में यूज करना पड़ता है या फिर किया जाता है।
इसी तरीके से वी का सब्जेक्टिव केस वी ही हो गया, ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया और पोसेसिव केस आवर हो गया। ये फर्स्ट पर्सन में 1 2 3 4 5 6 इतने सारे पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। सेकेंड पर्सन में सिर्फ एक प्रोनाउन आता है यू, जिसका सब्जेक्टिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है और पोसेसिव केस हो जाता है योर। इसी तरीके से थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ये 4 पर्सनल प्रोनाउन आते हैं। सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम है और पोसेसिव केस हिज है। और शी का सब्जेक्टिव केस शी हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया और पोसेसिव केस हर हो गया। इसी तरीके से इट, ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट हो जाएगा और पोसेसिव केस हो जाएगा इट्स। इसी तरीके से दे, ये सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाएगा देम और पोसेसिव केस इसका हो जाएगा देयर। ठीक है, तो आई थिंक आपको केस के बारे में बात समझ में आ गई होगी। सब्जेक्टिव केस का मतलब वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाए, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया जाए, और पोसेसिव केस का मतलब सेंटेंस में वो प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन जो कि अधिकार बताने के लिए किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन से या फिर किसी दूसरे वस्तु से, ऑब्जेक्ट से अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए या जताने के लिए यूज किया जाए, वो होता है पोसेसिव केस। ठीक है, तो ये चार्ट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चार्ट नरेशन में काम आएगा, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंथेसिस में और सिंटेक्स में। तो अभी आपको इसके आगे मैं रूल बताने ही वाला हूं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए। तो दूसरा प्रोनाउन जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो सच में रिश्ता बनाने का ही काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं और अपने से पहले आए हुए शब्द से संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इसीलिए तो इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ, हु केम हियर, जो यहाँ पर आया। तो यहाँ पर ये जो हु है यही रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इस बॉय से रिलेशन बना रहा है। मैं लड़के को जानता हूँ, हु केम हियर, जो यहाँ पर आया। ठीक है, जो यहाँ पर आया, ये हु जो किसके बारे में कहा जा रहा है? बॉय के बारे में कहा जा रहा है। और ये दो सेंटेंस को जोड़कर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस था आई नो द बॉय और दूसरा सेंटेंस था ही केम हियर, मैं लड़के को जानता हूँ, वो वहाँ आया, वो यहाँ आया। तो इनको जोड़कर लिख दिया गया, मैं लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आया, यानी कि आई नो द बॉय हु केम हियर। तो इस तरीके से हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले आए हुए नाउन से, यानी कि शब्द, अपने से पहले आए हुए शब्द से या फिर नाउन जो भी कह सकते हैं, संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सा द पेन, मैंने पेन देखा, विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो बहुत महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है ये पेन के लिए यूज़ किया गया है, अपने से पहले आए हुए नाउन के लिए यूज़ किया गया है विच। ठीक है, मैंने पेन देखा जो बहुत कॉस्टली है। क्या बहुत कॉस्टली है? विच क्या, जो क्या? पेन, पेन ही तो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो विच दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर दो सेंटेंस थे, आई सा द पेन, मैंने पेन देखा, इट इज़ वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगा है। तो इन दोनों को जोड़कर लिख दिया गया, आई सा द पेन विच इज़ वेरी कॉस्टली, मैंने पेन देखा जो बहुत महंगा है। ठीक है, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे हु मीन्स जो, ये बीच में आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस के बीच में आएंगे, स्टार्टिंग में अगर आएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे। हु यानी जो, हुम जिसे, हुज जिसको, विच जो, व्हाट जो, एज, दैट। ठीक है, ये सब क्या है? ये हैं रिलेटिव प्रोनाउन जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पहले आए हुए नाउन से रिलेशन बनाते हैं। लगे हाथों चलिए इसी स्लाइड में मैं आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में भी बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य होता है ना, वैसे ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, उन्हीं को बोला जाता है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो व्हाट ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिनके द्वारा क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वेयर ये एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके द्वारा क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से
विच इज योर बुक, तुम्हारी बुक कौन सी है, तुम्हारी बुक कौन सी है, तो विच ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हु आर यू, तुम कौन हो, हु कौन, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए व्हाट, वेयर, विच, हु, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गए। लेकिन यही हु, विच, आप देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस के बीच में अगर आप आते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगला प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना या संकेत करना, तो इसका मतलब ये हुआ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है या ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की तरफ या किसी नाउन की तरफ हम बोल सकते हैं संकेत करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए, इशारा करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन टोटल 4 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए गुड बुक, यहाँ पर देखिए पास में कोई बुक रखी हुई है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक, पास में ही बुक है। ठीक है, तो पास की किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, जिसका मतलब होता है यह। इसी तरीके से दूर की किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए दैट एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है वह। दैट इज ए नाइस चेयर, दैट इज ए नाइस चेयर, वह एक नाइस चेयर है, वह एक नाइस चेयर है। दूर की किसी वस्तु की तरफ या किसी नाउन की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए दैट का यूज किया जाता है, यह है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, और दिस और दोज, दिस का मतलब होता है ये सब प्लूरल नाउन के लिए, और दोज का मतलब होता है वे, यानी वे सब, ये प्लूरल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। दिस पास की एक वचन के लिए यानी पास के सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, और दोज दूर की प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो ये लिखा जैसे सेंटेंस दीज आर टैलेंटेड बॉयज़, ये टैलेंटेड बॉयज़ हैं, ये टैलेंटेड लड़के हैं। ठीक है, पास में ही बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं ढेर सारे। दोज आर क्यूरियस गर्ल्स, वो क्यूरियस गर्ल्स हैं, वो उत्सुक लड़कियां हैं, वो क्यूरियस गर्ल्स हैं। ठीक है, दूर में ढेर सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो उसके लिए यूज किया गया है दोज। तो यही 4 होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि इशारा करने के लिए, डेमोस्ट्रेट करने के लिए या संकेत करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आइए आगे अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए पर्सनल प्रोनाउन में, यानी जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें सेल्फ या फिर सेल्फ्स को ऐड करके एक नया प्रोनाउन बना दिया जाता है, जिसका मतलब होता है स्वयं या फिर खुद, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मैंने चोट पहुंचाया, माई सेल्फ खुद को, मैंने खुद को चोट पहुंचाया। तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ लिखा हुआ है यही क्या है? यही है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई में सेल्फ ऐड कर दिया गया, हो गया माई सेल्फ, यानी मैं खुद या फिर मैं स्वयं, तो मैंने खुद को चोट पहुंचाया। अगला सेंटेंस है द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, बॉय ने खुद को मार लिया। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, बॉय ने खुद को मार लिया। हिम, ये हिम क्या था? ये एक पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ को ऐड कर दिया गया तो हिमसेल्फ बन गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, जिसका मतलब हो गया वह खुद या फिर वह स्वयं। ठीक है, तो उसने द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, लड़के ने खुद को या फिर स्वयं को मार लिया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आवर होता है, इसमें हमें सेल्फ्स को ऐड करना होता है क्योंकि आवर क्या है? आवर प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन में हमें सेल्फ की बजाय सेल्फ्स का ऐड करना होता है, तो ये एक नया प्रोनाउन बन जाएगा आवर सेल्फ्स, जिसका मतलब होगा हम स्वयं। इसी तरीके से देम, देम क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है, इसमें अगर हम सेल्फ्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा देम सेल्फ्स, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हर में अगर हम सेल्फ ऐड कर देंगे, हर क्या है? ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, तो इसमें सेल्फ को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हर सेल्फ, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से इट है, इट में अगर हम सेल्फ को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट सेल्फ, तो ये इट सेल्फ क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो हमें सेल्फ्स को ऐड करना है, जैसे इन दोनों में ऐड किया है। और अगर प्रोनाउन सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, यानी सिंगुलर होता है, तो वहाँ पर सेल्फ को ऐड किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही मिलता जुलता एक दूसरा प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन। एक्चुअल में ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होता है, सिर्फ इसका पोजीशन अगर बदल जाए तो इसको एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। पोजीशन बदलने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर उसी के बगल लिख दिया जाए जिसके लिए यह यूज हुआ है या जिसके द्वारा ये प्रोनाउन बना हुआ है, जिस प्रोनाउन में सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया गया है, उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर उसी प्रोनाउन के बगल लिख दिया जाए, रख दिया जाए, तो फिर वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स, मैंने खुद मैं खुद धुलता हूँ, माई क्लोथ्स अपने कपड़े, मैं अपने कपड़े खुद धुलता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धुलता हूँ। तो यहाँ पर जो माई सेल्फ है ये आई के बगल लिखा हुआ है, आई का ही पोसेसिव केस है माई, उसी में सेल्फ यानी कि सेल्फ जोड़ा गया है, तो माई सेल्फ ये हो गया है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन इसको जब आई के बगल ही लिखते हैं, सब्जेक्ट के बगल ही लिखते हैं, यानी जिसके लिए यूज किया गया है उसी के बगल ही लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसी तरीके से आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद इसे किया है, मैंने खुद इसे किया है, तो यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये आई के बगल ही लिखा है, सब्जेक्ट के बगल ही लिखा है, जिसके लिए यूज हो रहा है उसी के जस्ट बगल ही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में माइनर सा एक डिफरेंस है, छोटा सा एक अंतर है, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक सेंटेंस है, आई किल्ड हिमसेल्फ, आई किल्ड माई सेल्फ, ऐसा लिख देते हैं, आई किल्ड माई सेल्फ, आई किल्ड मैंने मार दिया, माई सेल्फ खुद को, मैंने खुद को मार दिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो माई सेल्फ है ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन एक दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आई माई सेल्फ किल्ड। अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। आई माई सेल्फ किल्ड यानी मैंने स्वयं मार दिया, बात समझ में आ रही है, आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को मार दिया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो माई सेल्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जस्ट बगल में ही ये जो माई सेल्फ लिखा हुआ है आई के जस्ट बगल में ही, तो इसका मतलब हो गया मैंने स्वयं मार दिया। अब यहाँ पर खुद को नहीं मारा, किसी और को मारा है, ठीक है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो खुद को ही मार दिया है। बात समझ में आ गई है। तो जो बगल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट के वो होगा एम्फैटिक प्रोनाउन, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया गया है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई थम्स अप यानी कि लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए अपने सभी जानने वालों में। अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित नाउन के लिए यानी कि इनडेफिनिट नाउन के लिए यूज किए जाते हैं वही कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, सम आर बॉर्न पोएट्स, सम यानी कि कुछ। अब कुछ में कंफर्म नहीं है किसकी बात की जा रही है, किसी डेफिनेट नाउन की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ सम बोल दिया गया, कुछ उसमें कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है। तो सम आर बॉर्न पोएट्स में ये जो सम है यही क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये अनिश्चितता का बोध कराता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसी तरीके से मेनी ऑफ देम वेंट टू कानपुर, मेनी यानी बहुत से, ऑफ देम उनमें से, वेंट टू कानपुर उनमें से बहुत से कानपुर गए। अब कितने कानपुर गए या फिर कौन कानपुर गए ये डेफिनेट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मेनी है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है और यही है इनडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे ऑल मीन्स सभी। अब उसमें से कौन है, मतलब किसी को डेफिनेट पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लिया गया है, ऑल या फिर मच बहुत, लिटिल थोड़ा सा, वन एक या कोई एक, सम यानी कुछ, नन मीन्स कोई नहीं, फ्यू कुछ, मेनी बहुत से। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन जो कि किसी डेफिनेट नाउन का बोध नहीं कराते हैं बल्कि इनडेफिनेट नाउन का बोध कराते हैं। तो यही प्रोनाउन हो गए इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, बांटना यानी कि अलग अलग करना। तो व्यक्तियों या वस्तुओं
में जो अलग अलग बोध कराते हैं, यानी जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी वस्तु दिए गए हैं सेंटेंस में, उनका अलग अलग बोध कराते हैं, उनके बारे में अलग अलग बताते हैं, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बारे में अलग अलग बताएं या उनके बारे में अलग अलग बोध कराएं, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवार्ड। ईच ऑफ द गर्ल्स यानी प्रत्येक लड़कियों, ईच ऑफ द लड़कियों में से प्रत्येक ने, ईच यानी प्रत्येक, ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से, तो ईच ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से प्रत्येक ने गॉट ए रिवार्ड पुरस्कार प्राप्त किया, लड़कियों में से प्रत्येक ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक के बारे में कहा जा रहा है, सबको अलग अलग बताकर कहा जा रहा है कि सबने पुरस्कार प्राप्त किया। मान लीजिए क्लास में 5 लड़कियां हैं, तो उसने भी प्राप्त किया, उसने भी प्राप्त किया, उसने भी 500 लड़कियों ने प्राप्त किया, तो उसी को बोला जा रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी लड़कियों में से प्रत्येक ने पुरस्कार प्राप्त किया। अगला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ द 2 बैट्स इज गुड, मतलब 2 बैट्स रखे हुए हैं और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो नाइदर ऑफ द 2 बैट्स यानी कि 2 बैट में से कोई भी नहीं, इज गुड अच्छा है, यानी ना तो यह बैट अच्छा है ना तो वह बैट अच्छा है, दोनों को अलग अलग बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइदर ऑफ द 2 बैट्स, यानी कि ये जो नाइदर हो गया ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, आइदर ऑफ द 2 रोड्स लीड टू द स्टेशन। आइदर ऑफ द 2 रोड्स यानी 2 रोड्स में से या तो यह या तो वह, दोनों 2 रोड्स में से कोई एक लीड्स जाती है टू द स्टेशन, स्टेशन तक। 2 रोड में से कोई एक स्टेशन तक जाती है, या फिर या तो यह या फिर या तो वह रोड स्टेशन तक जाती है। 2 रोड हैं, उनके बारे में अलग अलग बताया जा रहा है, दोनों में से कोई एक स्टेशन पर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ईच, नाइदर और आइदर, यही क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला प्रोनाउन, अगला हमारा जो प्रोनाउन है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित नाउन के लिए यानी कि इनडेफिनिट नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, वही कहलाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, सम आर बॉर्न पोएट्स। सम यानी कि कुछ, अब कुछ में कंफर्म नहीं है किसकी बात की जा रही है, किसी डेफिनेट नाउन की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ सम बोल दिया गया, कुछ उसमें कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है। तो सम आर बॉर्न पोएट्स में ये जो सम है यही क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ये अनिश्चितता का बोध कराता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसी तरीके से मेनी ऑफ देम वेंट टू कानपुर। मेनी यानी बहुत से, ऑफ देम उनमें से, वेंट टू कानपुर उनमें से बहुत से कानपुर गए। अब कितने कानपुर गए या फिर कौन कानपुर गए, ये डेफिनेट नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मेनी है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है और यही है इनडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे ऑल मीन्स सभी। अब उसमें से कौन है, मतलब किसी को डेफिनेट पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लिया गया है। ऑल या फिर मच बहुत, लिटिल थोड़ा सा, वन एक या कोई एक, सम यानी कुछ, नन मीन्स कोई नहीं, फ्यू कुछ, मेनी बहुत से, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन जो कि किसी डेफिनेट नाउन का बोध नहीं कराते हैं बल्कि इनडेफिनिट नाउन का बोध कराते हैं। तो यही प्रोनाउन हो गए इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। बांटना यानी कि अलग अलग करना। तो व्यक्तियों या वस्तुओं में जो अलग अलग बोध कराते हैं, यानी जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी वस्तु दिए गए हैं सेंटेंस में, उनका अलग अलग बोध कराते हैं, उनके बारे में अलग अलग बताते हैं, तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी ऐसा प्रोनाउन जो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बारे में अलग अलग बताएं या उनके बारे में अलग अलग बोध कराएं, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवार्ड। ईच ऑफ द गर्ल्स यानी प्रत्येक लड़कियों, ईच ऑफ द लड़कियों में से प्रत्येक ने, ईच यानी प्रत्येक, ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से, तो ईच ऑफ द गर्ल्स लड़कियों में से प्रत्येक ने गॉट ए रिवार्ड पुरस्कार प्राप्त किया, लड़कियों में से प्रत्येक ने पुरस्कार प्राप्त किया। तो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से प्रत्येक के बारे में कहा जा रहा है, सबको अलग अलग बताकर कहा जा रहा है कि सबने पुरस्कार प्राप्त किया। मान लीजिए क्लास में 5 लड़कियां हैं, तो उसने भी प्राप्त किया, उसने भी प्राप्त किया, उसने भी 5
पांचों लड़कियों ने प्राप्त किया, तो उसी को बोला जा रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी लड़कियों में से प्रत्येक ने पुरस्कार प्राप्त किया। अगला सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द टू बैट्स इज गुड, मतलब दो बैट्स रखे हुए हैं और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। तो नाइदर ऑफ द टू बैट्स यानी कि दो बैट में से कोई भी नहीं इज गुड, अच्छा है, यानी ना तो यह बैट अच्छा है ना तो वह बैट अच्छा है, दोनों को अलग अलग बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नाइदर ऑफ द टू बैट्स, यानी कि ये जो नाइदर हो गया ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है आइदर ऑफ द टू रोड्स लीड टू द स्टेशन। आइदर ऑफ द टू रोड्स यानी दो रोड्स में से या तो यह या तो वह, दोनों दो रोड्स में से कोई एक लीड्स जाती है टू द स्टेशन, स्टेशन तक। दो रोड में से कोई एक स्टेशन तक जाती है, या फिर या तो यह या फिर या तो वह रोड स्टेशन तक जाती है। दो रोड हैं उनके बारे में अलग अलग बताया जा रहा है, दोनों में से कोई एक स्टेशन पर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ईच, नाइदर और आइदर यही क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वीडियो के लास्ट में आइए मैं आपको बताता हूँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए, दो व्यक्तियों में परस्पर या फिर पारस्परिक या फिर आपस में कोई संबंध बताने के लिए जिन प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी आपस में वो कोई काम करते हैं या किसी तरीके से एक दूसरे से किसी काम में साझेदारी करते हैं या आपस में ही एक दूसरे का कोई काम करते हैं, तो वो बताने के लिए, उस घटना को जताने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखिए समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे पहला सेंटेंस है अरुण एंड वरुण हेल्प ईच अदर। अरुण और वरुण हेल्प करते हैं ईच अदर, एक दूसरे का। ठीक है, तो पारस्परिक संबंध है ना, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इस तरीके से मदद करने का उनमें पारस्परिक संबंध है। तो ये जो ईच अदर हुआ, एक दूसरे से एक दूसरे की मदद करते हैं, यही ईच अदर क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वी आर द फोर फ्रेंड्स, हम चार मित्र हैं। वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वी आर द फोर फ्रेंड्स, हम चार मित्र हैं, और वी लव वन अनदर, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है, ईच अदर का मतलब भी होता है एक दूसरे, और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे। लेकिन जब संबंध दो व्यक्तियों के बीच में बताया जाए तो वहाँ पर ईच अदर का यूज होगा, और जब दो से अधिक, 3, 4, 5, 6, 10 लाख कितना भी हो, उसके लिए वन अनदर का यूज किया जाता है एक दूसरे शब्द के लिए। ठीक है, तो दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुए, एक ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए यूज होगा और वन अनदर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। ठीक है, जैसे दीज 5 गर्ल्स लव वन अनदर, ये 5 लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करती हैं। ठीक है, दीज टू बॉयज़ फाइट ईच अदर, ये दोनों लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का यूज होगा एक दूसरे के लिए, और दो से जब ज़्यादा हो तो उसके लिए वन अनदर का यूज होगा। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई या नहीं, किसी भी तरह का कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस टॉपिक के बाद, इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के वो कौन से रूल्स हैं जो सिंटेक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो अगली वीडियो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए टेक केयर, बाय बाय।